तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने देखा था 4 कंपोनेंट की हमने बात करनी थी। पहला जो कंपोनेंट था उसका नाम था फेगोसाइटोसिस, दूसरा जो कंपोनेंट था उसका नाम था साइटोटॉक्सिसिटी, तीसरा जो कंपोनेंट था उसका नाम था हमारी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स थी जिनको हम प्रोटेक्टिव प्रोटीन बोल रहे थे, और जो चौथा था वो था हमारा इन्फ्लेमेशन और पायरेक्सिया, है ना। तो ये 4 चीज़ें थी जो हमें करनी थी। इनमें से फेगोसाइटोसिस की बात हम लोग कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे साइटोटॉक्सिसिटी की। देखो साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है। साइटो इज फॉर सेल, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कोई हार्मफुल चीज़, है ना। जैसे आप कहते हैं भाई टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, कोई हार्मफुल चीज़, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। तो साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, ये एबिलिटी है हमारे बॉडी के कुछ सेल्स की या कुछ प्रोटीन्स की कि वो डिफरेंट एबनॉर्मल सेल्स को या एबनॉर्मल जो कोई प्रोडक्ट हो, कोई केमिकल हो, कोई टॉक्सिन हो, कोई जहर हो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, उसको मार सके। तो साइटोटॉक्सिसिटी क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ some cells of our body to kill abnormal cells या infected cells, यानी वो सेल्स जिनके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छुपा हुआ है, ठीक है। कैंसर सेल्स को मारने की सलाहियत, और सम टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये जो एबिलिटी है ना हमारी बॉडी की, जिसमें हमारी बॉडी इस तरीके से इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देती है, इन चीज़ों को मार देती है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम साइटोटॉक्सिसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। जब हम साइटोटॉक्सिसिटी को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी जो साइटोटॉक्सिसिटी को अचीव करती है वो 2 सेल्स की मदद से अचीव करती है। कितने सेल्स की मदद से, तो इन आवर बॉडी साइटोटॉक्सिसिटी इज अचीव्ड बाय 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स। तो 2 तरह की सेल्स हैं जिनकी मदद से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा जो रिएक्शन है ये चलता है। और उनमें से जो एक सेल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जनाब अली नेचुरल किलर सेल, या हम इनको NK सेल्स भी कहते हैं। और दूसरे सेल जिसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं, जिसमें अपना रोल प्ले करते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या TC इनकी शॉर्ट फॉर्म में हम इनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको नेचुरल किलर सेल्स के बारे में ये कहूँ कि ये भी लिम्फोसाइट हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो हैं ये लिम्फोसाइट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टी है, इस टी की क्या कहानी है, क्योंकि ये आगे भी जाके हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखो कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, हमने देखा था कि वाइट ब्लड सेल को हम 2 बड़े ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक ग्रुप होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेन्यूलोसाइट। फिर हमने देखा था ग्रेन्यूलोसाइट 3 तरह के थे, मोनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इजिनोफिल्स। और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट थे वो 2 तरह के थे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जब हम लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, अब ज़रा ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि जब हम लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, लिम्फोसाइट यानी वो जो मोनोसाइट के बाद दूसरे हमारे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, तो पता ही चलता है कि जो लिम्फोसाइट होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो में। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो में। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, ठीक हो गया। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हमारे बोन मैरो में। जब ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और हमारे ब्लड के सारे सेल, वो रेड ब्लड सेल हों, वो वाइट ब्लड सेल हों या प्लेटलेट हों, वो हमारे बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, वो हड्डियों के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है,
बोन के अंदर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हड्डियों का गूदा या बोन मैरो, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो उसके बाद या तो ये बोन मैरो में ही रहते हैं। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, अब प्रोड्यूस क्या हुए, बोन मैरो में। अब बोन मैरो में रहने के बाद या तो ये बोन मैरो में ही रहेंगे और मैच्योर हो जाएंगे, या तो ये बोन मैरो में ही रहेंगे और बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएंगे, या फिर ये बोन मैरो से माइग्रेट करेंगे और हमारे सीने में, हमारे चेस्ट में एक ग्लैंड होता है हार्ट से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर, उसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको, थाइमस ग्लैंड। या फिर ये थाइमस ग्लैंड में चले जाएंगे, या फिर ये थाइमस ग्लैंड में चले जाएंगे। अच्छा, अब ये बोन मैरो में जो रहेंगे या जो थाइमस ग्लैंड के पास चले जाएंगे, ये दोनों इसलिए चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी मैचुरेशन होनी है। क्या होनी है, मैचुरेशन। यानी अभी ये बने थे, अभी ये मैच्योर नहीं थे, अभी इनको इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करना नहीं आता था। जब ये बोन मैरो में जाएंगे या थाइमस में जाएंगे तो ये अपना रोल प्ले करने लगेंगे, है ना। अब अगर ये बोन मैरो में गए तो वो लिम्फोसाइट जो मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर, जो मैच्योर होते हैं कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर, उनको आप और मैं कह देते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या कह देते हैं उनको हम, बी लिम्फोसाइट। बी इज फॉर बोन मैरो, बी इज फॉर बोन मैरो। और वो लिम्फोसाइट जो मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर, जो कहाँ मैच्योर होते हैं बेटा, जो मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर, उनको हम कह देते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा उनको, टी लिम्फोसाइट। उनको हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो ये जो टी सेल आपको नजर आ रहा है ना, ये टी, ये वो थाइमस वाला टी लिम्फोसाइट वाला टी। बी लिम्फोसाइट को आप बिल्कुल शॉर्ट करके बी सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स को आप बिल्कुल शॉर्ट करके टी सेल्स भी कह सकते हो। इसलिए आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। क्या लिखा हुआ है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो अब इस टी से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस टी से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैचुरेशन इनकी हुई है, इनकी मैचुरेशन कहाँ हुई है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। कहाँ हुई है बेटा, थाइमस ग्लैंड के अंदर, है ना। अब ये जो बी लिम्फोसाइट आएंगे, ये जब आगे चलेंगे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम एंटीबॉडी बनाने वाले सेल देखेंगे, जिनको हम प्लाज्मा सेल देखते हैं, तो वहाँ पर ये हमारे काम आए। ठीक है, अच्छा। अब नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल याद कर लो, दोनों के काम करने का तरीका एक ही है। नेचुरल किलर सेल्स का और साइटोटॉक्सिक टी सेल के काम करने का तरीका एक ही है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि बोथ नेचुरल किलर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वर्क इन सिमिलर वे। यानी ये टारगेट सेल के साथ क्या करेंगे, वो तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो तरीका बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और समझनी है, क्योंकि वो जब तक हम नहीं समझेंगे हमारा मसला हल नहीं होगा। देखो, तुम्हें याद है जब हमने वायरस पढ़ा था और हमने HIV की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, याद आ रहा ना आप लोगों को, तो हमने ये बात समझी थी कि हमारे मैक्रोफेजेस, है ना, जो हमने बात की थी, वो किसी भी फॉरेन सेल को, जो बाहर से आया हुआ सेल होता है, उसको कैसे पहचानते हैं। क्योंकि हमारे सेल्स के ऊपर, फर्ज करो ये मेरा एक सेल है, फर्ज करो ये मेरा एक सेल है, मेरे सेल के ऊपर, और ये इसका न्यूक्लियस है। चूँकि हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं तो हमारी बॉडी एनिमल सेल से बनी हुई है। अब हमारा जो सेल है, हमारे सेल के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप मौजूद है ना। वो याद है हमने बात की थी कि जब कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसके बाद एक मार्कर होता है, जिसकी मदद से हम उस मार्क्स को पहचानते हैं, और उस मार्कर का नाम हमने क्या रखा था, एंटीजन। क्या नाम रखा था हमने उसका, एंटीजन। तो याद कर लो तुम कि हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के सारे, यानी जो हमारे अपने सेल होते हैं ना, उनके पास भी एक एंटीजन का एक ग्रुप होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है, जिस ग्रुप को, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको फर्ज करो यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ कि यार ये हमारे पास हमारी एंटीजेंस का एक ग्रुप है, ये हमारी एंटीजेंस का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स।
या MHC। अब देखो इसमें परेशान नहीं होना है। मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है बड़ा, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, कॉम्पेटेबल मतलब होता है, कंपेटेबल का क्या मतलब होता है? मैच करना, बराबर का होना, है ना भाई, या मैच करना या बराबर का होना। तो मेजर, हिस्टो, कॉम्पेटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से मुराद यहाँ बहुत सारे प्रोटीन्स का ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स से मुराद इसमें एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ है। तो मेजर हिस्टो कॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ग्रुप है प्रोटीन्स का, या हम ऐसा कह सकते हैं ये एक ऐसा ग्रुप है एंटीजन का, जिसकी मदद से हमारे वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के सेल्स को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन ऑल, या इन तो नहीं, ऑन हो गई क्योंकि ऊपर होते हैं, ऑन ऑल cells of our body, and by that and by them body identify self cells, यानी इसकी मदद से हमारी बॉडी हमारे अपने सेल्स को पहचानती है ना। अब वो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारी बॉडी के हर सेल पे मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1। तो ये MHC1 होता है। अब जब आपके और मेरे वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में घूम रहे हैं, नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, जैसे वो किसी ऐसे सेल से इंटरेक्शन करते हैं जिन सेल्स के पास उनको MHC1 नज़र आ जाता है, जिन सेल के पास उनको MHC1 नज़र आता है, तो जैसे ही उनको MHC1 नज़र आता है वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये बॉडी का अपना सेल, ये बॉडी का अपना सेल, और वो उसको छोड़ के आगे चले जाते। अगर किसी सेल के पास उनको MHC1 नज़र नहीं आएगा तो वो समझ जाएंगे कि ये बॉडी का अपना सेल नहीं है, और वो फिर उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे, वो फिर उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी। अच्छा, ये मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 जो होगा ये हमारी बॉडी के सारे सेल्स पे होगा, और इसी का एक और मेंबर होता है जिसको हम कहते हैं MHC2। वो सिर्फ मैक्रोफेजेस के ऊपर होता है। कहाँ होता है? अब मैक्रोफेजेस भी चूंकि हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं, तो इसकी मदद से आप मैक्रोफेजेस को पहचान सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि व्हेन NK cells and cytotoxic T cells interact with cells with MHC1 and 2, they knew that they are own cells of the body and remain inactive, तो जैसे ही वो किसी ऐसे सेल को देखते हैं जिसके पास MHC1 या MHC2 हो, वो क्या समझ जाते हैं कि ये बॉडी का अपना सेल है, और वो इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते। हाँ, अगर ये किसी ऐसे सेल से काउंटर करें जिसके पास MHC1 ना हो या MHC2 ना हो, तो ये क्या करते हैं? तो when they interact cells without MHC1 plus 2 or altered MHC1 or 2, they एक्टिवेट। अब अगर वो किसी ऐसे सेल के पास पहुंचे जिसके पास MHC1 है ही नहीं, क्या मतलब हुआ? कोई सेल बाहर से आया हुआ है, कोई सेल बाहर से आया हुआ है, फॉरेन सेल है, बाहर से आया हुआ सेल है, या कोई ऐसा सेल है जिसके पास MHC1 या 2 तो है मगर वो ऑल्टर हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है? ऑल्टर हुआ हुआ है। क्या मतलब? उस सेल के अंदर या तो वायरस घुसा हुआ है, उस सेल के अंदर या तो बैक्टीरिया घुसे में, या वो सेल
एबनॉर्मल हो गया है, कैंसर सेल बन गया है ना, तो अगर फॉरेन सेल होंगे तो उनके पास MHC1 और 2 होगा ही नहीं। और अगर कोई बॉडी का एबनॉर्मल सेल होगा या इन्फेक्टेड सेल होगा तो उसके बाद MHC1 और 2 तो होगा, मगर वो कैसा होगा, ऑल्टर्ड होगा। तो अगर वो ऑल्टर्ड MHC1 या 2 देखते हैं या MHC1 और 2 नहीं देखते तो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो दो काम करते हैं। तो व्हेन एक्टिवेटेड दे रिलीज, ये दो चीज़ें रिलीज करते हैं। एक ये रिलीज करते हैं नंबर 1 एक प्रोटीन जिसका नाम है परफोरिन प्रोटीन। ये क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं परफोरिन प्रोटीन। और परफोरिन प्रोटीन का काम किया है परफोरेशन डाल देना, सुराख कर देना। और परफोरिन प्रोटीन क्या करती है, वो जो टारगेट सेल होता है उसके अंदर सुराख कर देती हैं। तो दे प्रोड्यूस पोर्स इन टारगेट सेल। और जब टारगेट सेल में सुराख हो गया है, बिल्कुल ऐसे है कि पुराने ज़माने में आपको याद है ना क्या होता था, लोग किले बना लेते थे और किलों के अंदर शहर आबाद होते थे ना। तो अगर कोई दुश्मन की फौज आती थी उसको क्या करना पड़ता था, पहले किले की दीवार गिरानी पड़ती थी। और जब किले की दीवार गिर जाती थी तो फौज शहर के अंदर घुस जाती थी, ऐसा होता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहले ये टारगेट सेल के अंदर पोर्स डाल देंगे, सुराख कर देंगे। और जब सुराख हो जाएंगे तो फिर वो रिलीज़ करेंगे एक ग्रुप ऑफ एंजाइम जिनको हम नाम देते हैं ग्रेनजाइम्स का। किनका नाम देते हैं, ग्रेनजाइम्स का। अब ग्रेनजाइम क्या करते हैं, इन सुराखों से टारगेट सेल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ जाके उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ग्रेनजाइम एंटर्ड इन सेल थ्रू पोर्स produced by perforin and cause lysis of target cell। और ये टारगेट सेल को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब दोनों काम एक ही तरह से कर रहे हैं ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों इसी तरह से काम कर रहे हैं तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि जो नेचुरल किलर सेल होते हैं ये बॉडी में घूमते रहते हैं, सेलों को खुद चेक करते रहते हैं, जो सेल एबनॉर्मल मिलता है उनको मार देते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक पीछे से इनको सिग्नल ना मिले, इम्यून सिस्टम मैसेज ना भेज रहा हो कि भाई आ जाओ एबनॉर्मल सेल आए हैं, ज़रा इनको आके टैकल करो। समझ में आ रही बात। तो ये फ़र्क है। मैं इसको लिख देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ उस जगह पर कि नेचुरल किलर सेल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन फ्रॉम इम्यून सिस्टम। ये बात याद कर लें। यानी नेचुरल किलर सेल्स तो आपकी बॉडी में ऐसे ही घूम रहे हैं और उनको किसी एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये समझो ये तुम्हारे शहर में पुलिस है और वो पुलिस तुम्हारे शहर में लोगों को चेक करती फिर रही है, और जहाँ उसको शक लगता है वो नाका लगा लेती है, गाड़ियाँ रोकती है और लोगों को जो है वो हिरासत में ले लेती है ना। ये जो आपके टी सेल्स है ना, ये ऐसे है जैसे आपकी आर्मी, कि अगर शहर की हालत ख़राब हो जाए तो शहर की एडमिनिस्ट्रेशन मैसेज भेजती है, लेटर लिखती है, मैसेज करती है किसको, आम आर्मी वालों को कि आप आएँ, हालात ख़राब हो रहे हैं, हालात को कंट्रोल करें ना। तो इनको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है, ये घूम रहे काम करते रहेंगे। इनको जब तक मैसेज नहीं मिलेगा ये वापस काम करने नहीं आएंगे। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, तो टी सेल्स रिक्वायर एक्टिवेशन बाय इम्यून सेल्स। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ हाउ साइटोटॉक्सिसिटी वर्क्स। तो ये मैंने पूरा इसका एक स्केच बना दिए। अब इस स्केच को देख के आप जब इसको किताब में से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये पूरा समझ में सही से आ जाएगा, है ना भाई। क्योंकि इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कहा ना आज मुझे सुबह 1-1.5 घंटा लग गया और मैंने पूरा इसका स्केच बैठ के बनाया। पहले इसको पढ़ा किताब में से, क्योंकि हम तो इसको पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर जाके, तो वहाँ पर इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। तो अब चूँकि ना आपको इतना ज़्यादा बताना है और ना आपको इतना कम बताना है कि बात भी समझ में ना आए, और ना इतना ज़्यादा बताना है कि कुछ भी समझ में ना आए, तो इसलिए ये कि इसका पूरा स्केच बन गया।